नमस्कार। आज की हमारी चर्चा का विषय है भारत में राज्य राजनीति का विकास। स्टूडेंट्स, आप जानते हैं कि भारत एक संघीय व्यवस्था वाला देश है जिसमें दो समानांतर सरकारें हैं, दो स्तरों पर। एक राष्ट्रीय सरकार जिसको हम केंद्र सरकार कहते हैं और दूसरी हर प्रांत की अपनी अपनी सरकारें, यानी संघ सरकार की इकाइयां, जिनको हमारे देश में राज्य कहते हैं। तो ये राज्य अपनी पृथक पहचान के लिए जाने जाते हैं, अपनी विविधता के लिए जाने जाते हैं और वास्तव में संघात्मक शासन उन्हीं देशों में अपनाया जाता है जहां पर विविधताएं ज्यादा होती हैं। एक तो देश बहुत बड़ा होता है जहां पर एक सरकार के द्वारा शासन करना संभव नहीं होता, और दूसरे उस पूरे क्षेत्र में, बड़े क्षेत्र में विविधता इतनी ज्यादा होती है, ये पूरी भाषागत, कोल्लॉरी से बिठा दे जातिगत, एकदम मूड में कुछ क्षेत्रगत, इधर भर दी। संस्कृतिगत विविधताएं इतनी ज्यादा होती है कि हर संस्कृति, ले हर बैठ जा। भाषा, हर विविधता के लोग शासन में अपना प्रतिनिधित्व चाहते हैं, अपनी पहचान को सुरक्षित रखने के लिए। ऐसी स्थिति में जब संघात्मक सरकार का गठन किया जाता है तो क्षेत्रीय विविधताओं को संघ सरकार की इकाइयों में प्रतिनिधित्व प्राप्त होता है। यानी भारत के संदर्भ में अगर कहे तो राज्य सरकारों में उस राज्य की विविधता को प्रतिनिधित्व प्राप्त होता है। और दूसरी तरफ एक राष्ट्रीय सरकार है, केंद्र सरकार, जो पूरे राष्ट्र से संबंधित मसलों पर विचार विमर्श करती है, कानून बनाती है, नियंत्रण और नियमन स्थापित करती है। सुरक्षा, मुद्रा, ये सब राष्ट्रीय महत्व के विषय हैं। रेलवे, डाक, जिन पर नियंत्रण केंद्र सरकार का होता है। जहां तक राजनीति का विषय है, राजनीतिक व्यवस्था को समझने का विषय है, बहुत लंबे समय तक हमारे देश में भी केंद्र सरकार के इर्द गिर्द ही भारत की राजनीति को समझने का प्रयत्न किया जाता था। भारत का संविधान क्या है, क्या प्रावधान करता है, राष्ट्रीय सरकार के गठन के विषय में, संसद कैसे काम करती है, कार्यपालिका कैसे काम करती है, मंत्रिमंडल कैसे काम करता है, न्यायपालिका का गठन कैसे होता है, इन सारे मुद्दों पर विचार विमर्श किया जाता था। और केंद्र सरकार की राजनीति में ही जो दल सक्रिय थे, राजनीतिक दल, उनकी प्रवृत्तियों, उनकी विशेषताओं, उनकी गतिविधियों पर राजनीतिविदों का ध्यान केंद्रित रहता था। यानी समूची भारतीय राजनीतिक व्यवस्था का अध्ययन ही प्रमुख तौर पर किया जाता था। केंद्र सरकार से अलग राज्यों की भी अपनी राजनीति की कुछ प्रवृत्तियां हो सकती है, इस पर लंबे समय तक ध्यान नहीं गया। लेकिन 1950-60 के दशक में हम देखते हैं कि राज्यों के विषय में, यानी भारतीय संघ की जो इकाइयां हैं राज्य, उन पर अलग से अध्ययन प्रारंभ हुआ। यानी राज्य राजनीति एक उभरता हुआ विषय है और इस संबंध में पहल की गई अमेरिकी विद्वान मायरन वीनर के द्वारा। आप देख रहे हैं कि भारत की राज्य राजनीति के विषय में अध्ययन सबसे पहले कौन कर रहा है? मायरन वीनर, जो अमेरिकी विद्वान है। और इन लोगों के सौजन्य से ही, यानी अमेरिकी विद्वानों के सौजन्य से ही, शिकागो यूनिवर्सिटी में और मैसाचुसेट्स यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी यानी MIT में इस संबंध में 1961 और 1964 में सेमिनार्स का आयोजन किया गया, संगोष्ठियों का आयोजन किया गया, जिसका विषय था भारत में राज्यों की राजनीति। यानी जो डिफरेंट स्टेट्स हैं भारतीय संघ के, उनकी क्या प्रमुख विशेषताएं हैं, उनकी राजनीतिक गतिविधियों में कौन सी नई प्रवृत्तियां, नए रुझान देखने को मिलते हैं जो राष्ट्रीय राजनीति से अलग। इन संगोष्ठियों में इस पर विचार किया और इन संगोष्ठियों में जो शोध पत्र प्रस्तुत किए गए राज्य राजनीति के विषय में, उन्हीं को कंपाइल करके संपादित पुस्तक निकाली गई, प्रकाशित की गई,
मायरन वीनर के द्वारा, जिसको हम स्टेट पॉलिटिक्स इन इंडिया के नाम से जानते हैं। और ये जो पुस्तक है मायरन वीनर द्वारा संपादित, 1968 में इसका संपादन और प्रकाशन किया गया था। ये भारत में राज्य राजनीति का पहला व्यवस्थित अध्ययन माना जाता है। इसको आप ध्यान में रखिएगा, अक्सर आपसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा भी जाता है, तो इस पुस्तक के विषय में विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है। अब अगर किसी भारतीय विद्वान ने पहली बार राज्यों की राजनीति के विषय में अध्ययन किया, तो वो विद्वान थे प्रोफेसर इकबाल नारायण, जिन्होंने 1976 में स्टेट पॉलिटिक्स इन इंडिया ये पुस्तक लिखी। और इस पुस्तक की खासियत ये है कि इसमें जितने भी राज्य शामिल हैं भारतीय संघ में, उन सभी राज्यों की राजनीति का अलग-अलग अध्ययन किया गया है। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक जितने भी राज्य हैं, उत्तर, पूर्व, पश्चिम, दक्षिण, उन सभी राज्यों की विशिष्ट विशेषताओं का, उनकी राजनीति में जो मुख्य आकर्षण बिंदु हैं, जो कन्फ्रंटेशन है, जो विरोध है, जो विरोधाभास है, उन सबको उजागर करने का प्रयास इस पुस्तक में किया गया है। इससे पहले मायरन वीनर की जो पुस्तक थी, उसमें कुछ ही राज्यों का, विशेष रूप से 9 राज्यों की राजनीति का अध्ययन किया गया था। इस संगोष्ठी में 9 राज्यों के संबंध में ही शोध पत्र प्रस्तुत किए गए थे। लेकिन इकबाल नारायण ने जो पुस्तक लिखी, वो एक ओवरऑल व्यू प्रेजेंट करती है भारत में राज्य राजनीति के विषय में। और उसके बाद 70s के दशक के बाद वर्तमान समय में तो राज्य राजनीति पर बहुत सारे कार्य हो रहे हैं, बहुत सारी पुस्तकें प्रकाशित हो रही हैं, बहुत सारे शोध पत्र लिखे जा रहे हैं, बहुत सारे न्यूज़पेपर्स में आलेख लिखे जा रहे हैं, क्योंकि भारतीय संघ इन राज्यों की राजनीति की वजह से ही लाइव बना हुआ है, जीवंत बना हुआ है। और बड़ी खूबसूरती से भारतीय संविधान विविधताओं के साथ राष्ट्रीय एकता, अखंडता और संप्रभुता को सजोए रखने का काम करता है। तो उस संविधान के दायरे में, जिस संविधान के माध्यम से भारत में संघीय शासन स्थापित किया गया है, राज्यों को पृथक सरकार बनाने और स्वतंत्रता पूर्वक संचालित करने की आजादी दी गई है। संविधान में 3 अनुसूचियां रखी गई हैं, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। तो इन सब के माध्यम से और एक इंडिपेंडेंट जुडिशरी के माध्यम से, स्वतंत्र सर्वोच्च न्यायपालिका के माध्यम से भारत की संघीय व्यवस्था को बनाए रखने की कोशिश की गई है। और हम सब ये जानते हैं कि कैसे हमारे संविधान निर्माताओं ने इतने बड़े देश में विविधताओं को संरक्षित करने के साथ साथ राष्ट्रीय एकता और अखंडता को भी सुनिश्चित करने वाले प्रावधान दिए हैं। यानी जब भी देश में आपातकाल की स्थिति उत्पन्न होती है, चाहे वो संवैधानिक आपातकाल हो या राष्ट्रीय आपातकाल हो, उन सब में भारत की जो संघात्मक व्यवस्था है, उसका झुकाव एकात्मकता की तरफ हो जाता है। यानी संघ सरकार की शक्तियां ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती हैं, वो ज्यादा बलशाली दिखाई देता है, ताकि कोई भी राज्य, कोई भी यूनिट, कोई भी इकाई संघ की पृथकतावादी राह न पकड़ सके और राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुनिश्चित किया जा सके। बहरहाल, जो भारत में जो राज्य राजनीति के विषय है, किन विषयों पर शोधकर्ताओं ने लेख लिखे हैं, जो राज्यों की राजनीति को फोकस करके लिखे गए, उनमें ज्यादातर हम देखते हैं कि जो क्षेत्रीय राजनीतिक दल है, कुछ तो राष्ट्रीय राजनीतिक दल है और नाना क्षेत्रीय राजनीतिक दल है जो विभिन्न प्रांतों में सक्रिय है। उन क्षेत्रीय राजनीतिक दलों की गतिविधियों पर नाना आलेख लिखे गए हैं। इसके साथ साथ ओबीसी और एससी का शासन में, राज्य सरकारों में कितना और कैसा प्रतिनिधित्व है, कितने % आरक्षण की व्यवस्था है, उस आरक्षण की व्यवस्था को लेकर क्या राजनीति होती है, कैसे उसका चुनावी लाभ उठाने की कोशिश की जाती है, इन सबको फोकस करते हुए शोधालेख लिखे गए।
हालिया समय में भी आप देख रहे हैं कि कैसे सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन की वजह से, जिसमें ये कहा गया कि अ, जो दलित वर्ग के लोग हैं, जो अनुसूचित जाति जनजाति के लोग हैं, उनमें भी क्रीमी लेयर का कंसेप्ट लाया जाना चाहिए, वैसे ही जैसे पिछड़े वर्ग को आरक्षण देने में इसका प्रयोग किया जाता है। तो उसको लेकर भी राज्य राजनीति इस समय काफी गरमाई हुई है, गहमा-गहमी चल रही है। कुछ राज्य इस डिसीजन को लागू कर रहे हैं, कुछ इसका स्वागत कर रहे हैं और कहीं पर विरोध आंदोलन इसको लेकर चल रहे हैं। इसके साथ-साथ विभिन्न मुद्दों को लेकर जो सामाजिक आंदोलन राज्यों में चलते हैं समय-समय पर, कभी किसानों का आंदोलन, कभी मजदूरों का आंदोलन, कभी पर्यावरण को लेकर आंदोलन, कभी विदेशी निवेश के विरोध को लेकर आंदोलन, कभी बेरोजगारी के विरुद्ध आंदोलन, ये जो सारे सामाजिक आंदोलन चलते रहते हैं, उन आंदोलनों पर भी बहुत सारे लेख लिखे गए हैं कि किस राज्य में कौन सा आंदोलन चला, उसका क्या परिणाम रहा, उसके पीछे राजनीति क्या है, उनका विश्लेषण करते हुए तमाम शोध कार्य किए गए। इसके साथ-साथ जो 28 स्टेट्स हैं इस समय भारतीय संघ में और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, उन सब का तुलनात्मक अध्ययन भी प्रेजेंट किया गया है इन शोध कार्यों के माध्यम से। विभिन्न राज्यों के मध्य जो नदी जल के बंटवारे को लेकर या सीमा को लेकर जो विवाद उत्पन्न होते रहते हैं या सांस्कृतिक भेदभाव को लेकर हम देखते हैं कि मणिपुर के लोग अक्सर ये शिकायत करते हैं कि राष्ट्रीय राजनीति में उनके साथ भेदभाव मूलक व्यवहार होता है, या फिर राज्य सरकारों की केंद्र से जो शिकायत रहती है कि उनके साथ सौतेला व्यवहार किया जाता है, कुछ राज्यों को प्रेफ़रेंस दिया जाता है। जिन राज्यों में केंद्र में सत्तारूढ़ दल की सरकार है, उसी दल की सरकार अगर राज्य में है तो उसके साथ केंद्र का बर्ताव अच्छा होता है, सहयोगी होता है, और जहाँ विरोधी दलों की सरकारें हैं, वहाँ केंद्र सरकार का रवैया संतोषजनक नहीं होता। ऐसी स्थिति में राज्यों की क्रिया प्रतिक्रिया का अध्ययन करने वाले भी और भारत के संघ की बदलती हुई प्रवृत्तियों को इंगित करने वाले भी बहुत सारे शोध कार्य हुए। तो कहने का मतलब ये है कि वर्तमान समय में भारत में राज्य राजनीति का जो विषय है कि राज्यों में कैसी राजनीति हो रही है, उस राजनीति के विषय ये विविध आयाम है जो मैंने आपको बताया। यानी राजनीतिक दल, ओबीसी एससी आरक्षण, प्रतिनिधित्व, चुनाव, क्षेत्रीय नेता, सामाजिक आंदोलन और विभिन्न राज्यों की राजनीति का तुलनात्मक अध्ययन। अगर हम इस संबंध में कुछ प्रकाशनों की बात करें, कुछ महत्वपूर्ण शोध कार्यों की बात करें, तो हम देखते हैं कि डोमिनेंस एंड स्टेट पावर इन मॉडर्न इंडिया जो 1989 में प्रकाशित हुई, डिक्लाइन ऑफ सोशल ऑर्डर 1990 में, और ये दोनों ही शोध कार्य फ्रांसिस फ्रैंकल और एमएस राव के द्वारा संपादित। राइज ऑफ द प्लेबियन चेंजिंग फेस ऑफ इंडियन लेजिस्लेटिव असेंबलीज 2009 में ये प्रकाशित हुई और क्रिस्टोफर जफर लो और संजय कुमार ने इसका संपादन किया है। तो कहने का मतलब ये है कि 1950-60 के दशक में जहां राज्य राजनीति के विषय में बहुत ज्यादा जानकारी नहीं थी, बहुत ज्यादा राजनीति वैज्ञानिकों के अध्ययन का विषय वो नहीं बनी थी, वहीं आज राज्य राजनीति एक समृद्ध अध्ययन विषय बन गया है। अब इस बात का बहुत गहराई से अध्ययन किया जाता है कि हर राज्य में वहां की राजनीति की क्या महत्वपूर्ण विशेषताएं, विशेष रूप से चुनावी राजनीति का विश्लेषण राज्यवार विधानसभा चुनावों के मद्देनजर किया जाता है। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर भी राज्यों में विभिन्न दलों के प्रदर्शन को
मूल्यांकित किया जाता है, कौन-कौन से फैक्टर्स उसमें अपना रोल प्ले कर रहे हैं, कौन-कौन से कारक हैं जो प्रभावित कर रहे हैं चुनाव की राजनीति को, राज्यवार उसका विश्लेषण किया जाता है। जो जातिगत प्रभाव है इलेक्शन के समय जो दिखाई देता है, चुनाव परिणामों में दिखाई देता है, उसका भी विश्लेषण विभिन्न एजेंसियों के माध्यम से और विभिन्न शोध संस्थानों के माध्यम से किया जाता है। तो आज राज्य राजनीति का विषय एक बहुत समृद्ध विषय है। अगर हम भारत में राज्य राजनीति के विकास की बात करें, तो हम देखते हैं कि अलग-अलग समय में, यानी जब से देश आजाद हुआ, संविधान लागू हुआ, तब से लेकर अब तक राज्य राजनीति कई चरणों में विकसित हुई है। उसमें सबसे प्रारंभिक चरण है 1950 से 60 का दशक। इस दशक में हम क्या देखते हैं राज्य राजनीति में? हम ये देखते हैं कि राज्य राजनीति पर भी केंद्र सरकार का ही प्रभाव है। यानी केंद्रीय राजनीति में जो कुछ चल रहा है उसी का रिफ्लेक्शन दिखाई देता है राज्यों में, कुछ अलग सा नहीं दिखाई देता। ऐसा इसलिए क्योंकि 1960 के दशक तक, यानी चौथे आम चुनाव तक, 1967 तक हम सबने ये देखा कि केंद्र सरकार में भी राजनीतिक दल के रूप में कांग्रेस पार्टी का वर्चस्व रहा और राज्यों में भी कांग्रेस पार्टी की ही सरकारें बनी। तो ऐसी स्थिति में एक समानता सी दिखाई देती है केंद्र की राजनीति में और राज्यों की राजनीति, क्योंकि पूरे देश का, केंद्र सरकार और राज्य सरकारों सहित पूरे देश का फोकस किस बात पर था कि कैसे राष्ट्र का निर्माण किया जाए, क्योंकि राष्ट्र की अर्थव्यवस्था जर्जर हो चुकी थी और विभाजन के कारण, स्वतंत्रता के साथ साथ देश का जो विभाजन हुआ, जिसको अभी आपने 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका दिवस के रूप में मनाया, उस विभाजन के बाद राष्ट्र के रूप में भारत को कैसे एकीकृत रखा जाए और साथ ही उसकी अर्थव्यवस्था का कैसे विकास किया जाए। वो अर्थव्यवस्था जो कभी बहुत समृद्ध थी, लेकिन समय समय पर विदेशी आक्रमणकारियों के कारण, विदेशी शासन के कारण जो जर्जर होती गई, क्योंकि इन सभी विदेशी शासकों ने भारत के संसाधनों को का दोहन करने का काम किया और अपने देश को हमारे संसाधनों के आधार पर समृद्ध बनाने का प्रयास किया। तो बिल्कुल निर्धन देश के रूप में भारत ने आजादी प्राप्त की थी, तो उसके सामने चुनौती थी कि कैसे राष्ट्र का निर्माण किया जाए और अर्थव्यवस्था का डेवलपमेंट किया जाए। इसके लिए नेहरूवादी मॉडल को अपनाया गया, यानी मिश्रित अर्थव्यवस्था की। कुछ क्षेत्रों में हमने पूंजीवाद का अनुसरण किया और कुछ क्षेत्रों में समाजवाद का अनुसरण किया, यानी राज्य के नेतृत्व में, राज्य के आयोजन के अंतर्गत विभिन्न क्षेत्रों के विकास पर जोर दिया गया, पंचवर्षीय योजनाओं को बनाया गया, उनको लागू करने पर जोर दिया गया। तो चूंकि राज्य और केंद्र सभी इस काम में लगे हुए थे, इसलिए राज्यों की कोई पृथक पहचान नहीं सामने आई। उनकी राजनीति में कुछ अलग हो रहा है ऐसा समझ में नहीं आया। दूसरा हम देखते हैं कि इस दौर में भूमि सुधार पर भी जोर दिया गया और सामुदायिक विकास कार्यक्रम पर बल दिया गया। भूमि सुधार पर जोर इसलिए दिया गया क्योंकि जमींदारी व्यवस्था के कारण जो शोषण हो रहा था कुछ मजदूरों का, किसानों का, उस शोषण को खत्म करने के लिए भूमि सुधार किया गया। विनोबा भावे के नेतृत्व में भूदान आंदोलन चलाया गया, जिसके तहत भूमिहीन किसानों को, मजदूरों को उनकी जरूरत के मुताबिक भूमि दान की गई। गांव के विकास के लिए सामुदायिक विकास कार्यक्रम अमेरिका के सहयोग से संचालित किया गया, जिसका लक्ष्य ग्रामीण विकास तो था ही, उसकी अर्थव्यवस्था का विकास तो था ही, इसके साथ साथ ग्रामीण युवाओं की मनोदशा में परिवर्तन लाना भी था। यानी एक मानसिक क्रांति का विचार भी था सामुदायिक विकास कार्यक्रम में। वो जनता जो सदियों की गुलामी झेलते झेलते निराशा के दौर से गुजर रही थी, ऐसी निराश जनता के मन में आशा का भाव जगाना कि आप ही इस देश के कर्णधार हैं,
आपके माध्यम से ही ये देश विकसित हो सकता है। हर गांव का विकास उस गांव के युवकों पर निर्भर करता है। इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए सामुदायिक विकास कार्यक्रम संचालित किया गया 1952 में। तो सभी राज्य भूमि सुधार में लगे हुए थे, सामुदायिक विकास कार्यक्रमों को लागू करने में लगे हुए थे प्रारंभिक दौर में। लेकिन धीरे धीरे हम देखते हैं कि राज्यों की राजनीति में कुछ हलचल सी दिखाई देती। शुरुआती दौर क्या हलचल दिखाई देती है? उत्तर पूर्वी राज्यों में हम देखते हैं, जो आसाम है, सिक्किम, मणिपुर, मेघालय, ये सब जो स्टेट्स हैं, यहाँ पर हम देखते हैं कि कुछ वर्गों में कुछ सुगबुगाहट दिखाई देती है, व्यवस्था से एक तरह का असंतोष दिखाई देता है, एक विद्रोह की भावना दिखाई देती है। जैसे नागालैंड में नागा लोगों ने, मिजोरम में मिजो लोगों ने छोटा मोटा विद्रोह किया, क्योंकि वो अपनी पृथक पहचान के प्रति ज्यादा सजग थे और उन्हें लग रहा था कि राष्ट्रीय सरकार के द्वारा या राज्य सरकार के द्वारा उस पर ध्यान नहीं दिया जा रहा। देश विभाजन के साथ जम्मू कश्मीर का जो क्षेत्र है वो भी विवादित रहा। आप जानते हैं कि जम्मू कश्मीर पर पाकिस्तान दावा करता रहा है इस आधार पर कि जम्मू कश्मीर की अधिकांश जनसंख्या मुस्लिम है, इस्लाम धर्मानुयायी है। तो जब धर्म के आधार पर देश का विभाजन हुआ तो जम्मू कश्मीर को भी उसमें सम्मिलित होना चाहिए। जम्मू कश्मीर को पाकिस्तान अपना अभिन्न अंग बताता रहा है और बताते हुए जब भारत ने जम्मू कश्मीर को उसके राजा के साथ समझौता करके अपने में मिलाने की कोशिश की, तो पाकिस्तानी कबायलियों ने कश्मीर पर आक्रमण कर दिया और कश्मीर के एक बहुत बड़े भाग को पर अधिकार जमा लिया, जो आज भी उनके अधिकार क्षेत्र में है, जिसको पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर कहते हैं। तो वहां पर इस विवाद को यूनाइटेड नेशंस में ले जाया गया, असेंबली में ले जाया गया और वहां पर यह निर्णय हुआ कि इस बात का निर्णय जनमत संग्रह से कर लिया जाए, जनता की राय जान ली जाए कि वो पाकिस्तान के साथ मिलना चाहती है या भारत के साथ रहना चाहती है। भारत ने शुरू में इस डिमांड को स्वीकार किया, लेकिन उसकी शर्त थी कि जब तक पाकिस्तान आक्रमणकारी गतिविधियों को बंद नहीं करता है तब तक वो जनमत संग्रह नहीं कराएगा। और समय जैसे जैसे बीतता गया उसके तहत ये मांग दबती गई। भारत अब इस बात के लिए तैयार नहीं है कि वो कश्मीर में जनमत संग्रह कराएगा। लेकिन पाकिस्तान की शह पर जम्मू कश्मीर में कुछ लोगों के द्वारा जनमत संग्रह की डिमांड की जाती रही। वहां के जो राजनीतिक दल है उनके द्वारा भी ये डिमांड की जाती रही। कहने का मतलब है कि इस दौर में भी हम देखते हैं कि कुछ राज्यों में वहां की राजनीति में कुछ विद्रोहात्मक रुख दिखाई देते। उधर दक्षिण भारत में भी हमने देखा कि भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की मांग जोर पकड़ती है, क्योंकि हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने की कवायद शुरू हो चुकी थी, जिसका विरोध दक्षिण भारत के राज्यों ने किया, क्योंकि वो अंग्रेजी से ज्यादा अभ्यस्त थे, अंग्रेजी में सरकारी कामकाज होता आ रहा था, इसलिए वो हिंदी जबरदस्ती उन पर थोपे जाने का विरोध कर रहे थे और भाषा के आधार पर उन्होंने राज्यों को फिर से गठित करने की मांग रखी और उनकी ये मांग मानी भी गई। भाषा के आधार पर पुनर्गठन हुआ राज्यों का। तो जम्मू कश्मीर, उत्तर पूर्वी भारत और इवन उत्तर प्रदेश और बिहार में भी हम देखते हैं कि राष्ट्रीय दलों के अलावा नए नए दल, नई नई विचारधाराएं ये प्रभावी रूप में दिखाई देती। जैसे उत्तर प्रदेश और बिहार में जनसंघ के नेतृत्व में दक्षिण पंथ का जोर दिखाई देता है। केरल और पश्चिम बंगाल में समाजवादियों का आगमन होता है, वो अपनी डिमांड्स रखते हैं। और पंजाब में अकाली दल के नेतृत्व में कांग्रेस के विरुद्ध मोर्चाबंदी हुई। वो कांग्रेस जिसकी सरकार केंद्र में भी थी और राज्यों में भी थी। तो उस सरकार के विरोध में
कांग्रेस पार्टी की सरकार के विरोध में इन क्षेत्रीय लेवल पर विभिन्न राज्यों में विभिन्न दलों का, क्षेत्रीय दलों का, गुटों का उदय होता है और वो कांग्रेस के विरुद्ध लामबंद होते हैं। उत्तर प्रदेश में हम देखते हैं और भी बहुत सारे दल सामने आते हैं, जैसे रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया, महाराष्ट्र में दलित पैंथर, और उत्तर भारत में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के द्वारा जो गौ रक्षा आंदोलन शुरू किया गया, तमिलनाडु में हिंदी का विरोध हुआ और उसके पृथक्करण की मांग भी उठी। तो ये जो छुटपुट आंदोलन अपनी पहचान को लेकर, भाषा संबंधी पहचान, क्षेत्रीय पहचान और दल के रूप में अपने आप को संगठित करने की जो भावना दिखाई देती है विभिन्न राज्यों में, उसमें पृथकता की मांग भी रही। इन सब घटनाओं को देखते हुए सेलिंग हैरिसन, जो राज्य राजनीति के एक प्रमुख शोधकर्ता है, उन्होंने 1950 के दशक को भारतीय राजनीति का सबसे खतरनाक दशक कहा। हालांकि उस दशक में राज्य राजनीति बहुत ज्यादा उभर कर सामने नहीं आई थी, लेकिन फिर भी गुटबंदी की शुरुआत हो चुकी थी और 70 के दशक तक आते आते राज्य राजनीति का स्वरूप प्रकट होने लगा, क्योंकि 67 में जो चौथा आम चुनाव हुआ, उसमें हम देखते हैं कि कई राज्यों में केंद्र सरकार में जो कांग्रेस पार्टी क्रियाशील थी, उसकी पराजय हुई। यानी कई राज्यों में कांग्रेस सरकार का पतन हुआ और 69 में गठबंधन सरकारों की स्थापना हुई हमारे देश में पहली बार। अब 1970 के दशक में राज्य राजनीति का क्या स्वरूप था? केंद्र की राजनीति में जो परिवर्तन हुआ, उसका असर राज्यों की राजनीति पर भी पड़ा। कैसे? पंडित नेहरू का निधन हो गया, प्राइम मिनिस्टर थे लंबे समय तक, और उनकी पुत्री इंदिरा गांधी जब कांग्रेस पार्टी की लीडर बनकर सामने आई और पार्टी में उनका जो वर्चस्व था, उनकी जो पकड़ थी, उसके आधार पर हम देखते हैं कि भारतीय राजनीति व्यक्ति आधारित बन जाती, यानी भारत में व्यक्ति आधारित राजनीति का प्रारंभ होता है। एजेंडा के स्थान पर, कार्यक्रम के स्थान पर व्यक्ति महत्वपूर्ण हो जाता है और इसी का रिफ्लेक्शन राज्यों में दिखाई देता है। राज्यों में भी अलग अलग नेतृत्व का उदय होता है और वो नेतृत्व राज्यों में वैसे ही पूजे जाते हैं जैसे केंद्र में कांग्रेसी नेतृत्व को पूजा जाता है। दूसरा एक डेवलपमेंट इस दशक में ये होता है कि हरित क्रांति होती है। कृषि के विकास के लिए हरित क्रांति होती है और इस हरित क्रांति का असर ये होता है कि ग्रामीण क्षेत्र में कृषि का उत्थान होता है और ग्रामीण अमीरों का उदय होता है, यानी कुछ किसान अमीर के रूप में उभरते हैं, हरित क्रांति का लाभ उठाते हैं। जैसे हरियाणा और पंजाब में जाट, बिहार में यादव और कुर्मी, आंध्र प्रदेश में कम्मा और रेड्डी, कर्नाटक में बुक्कालिंगा और लिंगायत। ये किसानों के वर्चस्वकारी ग्रुप के रूप में सामने आते हैं। इनके अपने नेता उभरते हैं जो क्षेत्रीय नेताओं का रूप लेते हैं और इनका अपने क्षेत्र में विशेष प्रभाव होता है, उसी तरह जैसे केंद्र में कांग्रेसी लीडर का हुआ करता था, इंदिरा गांधी का हुआ करता। जैसे बिहार में कर्पूरी ठाकुर, हरियाणा में देवीलाल, उत्तर प्रदेश में राम नरेश यादव और बाद में मुलायम सिंह यादव के रूप में ये क्षेत्रीय नेतृत्व हमें देखने को मिलता है। जैसे जैसे क्षेत्रीय दलों का उदय हुआ, क्षेत्रीय नेतृत्व प्रभाव की स्थिति में आया, वैसे वैसे केंद्र राज्य संबंधों में परिवर्तन की मांग उठने लगी। अभी तक क्या था कि केंद्र में भी वही सरकार थी और राज्यों में भी वही सरकार थी, इसलिए किसी तरह का परिवर्तन की कोई डिमांड नहीं थी। लेकिन जब राज्यों में चौथे आम चुनाव के बाद अलग अलग दलों की सरकारें बनी, केरल में समाजवादियों की सरकार बनी, ऐसे ही अलग अलग क्षेत्रों में द्रविड़ नृत्य कड़गम
साउथ में सामने आया। तो इन सब ने ये डिमांड करनी शुरू कर दी कि केंद्र सरकार के द्वारा राज्यों को अनुदान देने में जो सौतेला बर्ताव किया जाता है उसको समाप्त किया जाए। राज्य सरकारों को संविधान समानता का दर्जा देता है, तो उनके साथ व्यवहार भी वैसा ही होना चाहिए। उनको वित्तीय स्वायत्तता दी जानी चाहिए, वित्तीय स्वतंत्रता होनी चाहिए। उनको इतना धन मिलना चाहिए कि वो अपनी योजनाओं को क्रियान्वित कर सके, राज्य का विकास कर सके। तो इस तरह से केंद्र राज्य संबंध में एक तनाव भी हम देखते हैं और उसमें परिवर्तन की डिमांड भी देखते हैं, ताकि इस तनाव को दूर किया जा सके। उधर केंद्र सरकार में